हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले लेसन्स में आपने स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन का इंट्रोडक्शन ये सब देखा था। तो अपन ने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म मदर सेल से स्पर्म का निर्माण होता है। आज हम स्पर्म की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि शुक्राणु की संरचना किस प्रकार की होती है और किस प्रकार से वो काम करती है। अलग अलग उसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या काम करेंगे, ठीक है ना। एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ स्पर्म का डायग्राम डेवलप करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात ये कि स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आते हैं। मतलब स्पर्मेटिड एक नॉन मोटाइल स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है एप्लॉइड, उससे एक स्पर्म का निर्माण होता है जो कि मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, जो कि वेल डिफाइंड। उसके 3 भाग पाए जाते हैं, एक हेड रीजन पाया जाता है, एक मिडिल पीस पाया जाता है, एक टेल पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की प्रक्रिया या स्पर्मियोजेनेसिस, ध्यान रखना, अपन ने उस दिन बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में फर्क है। स्पर्मेटोजेनेसिस में वो पूरी प्रक्रिया आएगी जिसमें एक जननी की उपकला की कोशिका स्पर्म तक निर्माण, और इसमें सिर्फ लास्ट स्टेज जो स्पर्मेटिड है उससे स्पर्म में मॉडिफिकेशन जो होता है दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना। अब ये जो गोलाकार संरचना है जो कि अचल है वो वेल डिफाइंड 3 पार्ट वाली एक स्पर्म जो चलने फिरने वाली संरचना है उसमें परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस आते हैं वो हमें देखने हैं। तो आज देखेंगे कि इसमें देखा कोई भी ये एक सिंपल सेल के जैसे काम करती है जिसमें अपना न्यूक्लियस होता है, जिसमें अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स होंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, सेंट्रोसोम्स पाई जाएंगी, सेंट्रोसोम पाई जाती है, वो सारी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं, वो सारी की सारी संरचनाएं इसमें पाई जाती है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले अपन स्पर्म की स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। आप ध्यान से देखना कि मैं किस प्रकार से बनाता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में बनाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे उसके हेड रीजन की। तो हेड रीजन में एक इस प्रकार की त्रिकोणीय से संरचना पाई जाती है और इस त्रिकोणीय से संरचना में यहाँ पर एक फ्लूइड भरा रहता है। इस त्रिकोणीय संरचना को बोलते हैं एक्रोसोम। क्या नाम देंगे? एक्रोसोम। और एक्रोसोम जो संरचना है वो मॉडिफाइड है किसकी? गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। याद रखना इस शब्द, किसकी? गोल्गी। जो स्पर्मेटिड के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, गोल्गी सेमिरिस्टर पाई जाती है, वो मॉडिफाइड होकर किस में परिवर्तित हो जाएगी? एक्रोसोम में, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है वो होता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस वहाँ पर स्पेरिकल था वो यहाँ पर थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप का हो जाएगा। दूसरा, इसमें नीचे की तरफ आप यहाँ एक खांच जैसी संरचना बनाओगे। थोड़ी सी इसको ज़्यादा डिफाइन कर लीजिए इस तरह की, मैं बताऊँगा कि आप क्यों ये इस प्रकार से होता है। और इसके अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको खींचनी है। ये इसका क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये इसका क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल के अलावा जितना भी और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो मॉडिफिकेशन के दौरान इसमें से बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको लाइट वेट करना होता है, हल्का करना होता है, क्योंकि ज़्यादा वजन रहेगा तो इसके मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वही बचा रहता है जो नेटवर्क की लाइफ में दिखाई देगा। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो इससे बाहर निकल जाएंगी। हाँ, ये भी डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है, आपने देखा है डबल मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी 2 मेम्ब्रेन बनाइए आप, बुक में चाहे कितनी भी दी हुई है आपको उस हिसाब से। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है, तो ये भी अपन ने डबल मेम्ब्रेन। इसमें नीचे की तरफ आपको इस तरह से कन्वोल्यूशन देना है, ऊपर की तरफ एक खांच बनानी है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर इसमें एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जो कि क्या है? सेंट्रियोल। क्या है ये? सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल स्पर्म के केस में 2 होंगी, मतलब एक पेयर होगी। उन पेयर की एक पेयर सेंट्रियोल की व्यवस्था इस प्रकार से रहेगी
कि उनमें से एक ऐसे आरडी, या कहोगे कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल टी शेप में व्यवस्थित होती है, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पाई जाएगी, इनकी जो स्टेट रहेगी, मतलब इनकी पोजीशन जो रहेगी, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। ठीक है, ये हो गई वर्टिकल। अब ये जो वर्टिकल सेंट्रियोल आपने बनाई है, या तारक काय अपने तारक केंद्री काय आपने यहाँ बनाई है, इससे ऐसे करके कुछ धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं दैट इज नॉन एज एक्सियल फिलामेंट, अक्षीय तंतु के रूप में जानी जाएगी। यहां पर इनको घेरती हुई एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ऐसे। क्लियर? क्योंकि ये कोशिका की सेल मेम्ब्रेन की ही मॉडिफिकेशन है, तो कोशिका के सेल में कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं? डबल पाई जाती है। तो ये भी आपको यहां पर डबल खींचनी है। क्लियर? ऐसे ये डबल सेल मेम्ब्रेन खींच लिया अपन ने। उसके बाद इसके नीचे एक्रोसोम हो गया, एक्रोसोम के बाद न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद 2 सेंट्रियोल्स हो गई, जो कि सेंट्रोसोम से बनी है, सेंट्रोसोम के डिवीजन से बनती है। उसके बाद जो नीचे वाली सेंट्रियोल है, जो कि वर्टिकल पोजीशन में है, जिसको हम दूरस्थ के नाम से जानेंगे, और इसको कहेंगे निकटस्थ। तो ये दूरस्थ और निकटस्थ नाम क्यों दिया? इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल और इसको बोलेंगे डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब निकटस्थ और डिस्टल का मतलब दूरस्थ। ये न्यूक्लियस से कौन नजदीक है और कौन दूर है? जो न्यूक्लियस के नजदीक है दैट इज निकटस्थ, उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल, और जो न्यूक्लियस से दूर है दैट इज डिस्टल, मतलब दूरस्थ, जो न्यूक्लियस से थोड़ी दूर है। और दूरस्थ जो सेंट्रियोल है, उससे नीचे की तरफ एक तंतुरुमा संरचना निकलेगी, उस संरचना को अपन नाम देंगे एक्सियल फिलामेंट। और एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ इस प्रकार से ये एक संरचना जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो होती है। उस स्पर्मेटिड में या उस स्पर्मेटिड में पाए जाने वाले, इससे पहले जो संरचना थी स्पर्मेटिड गोलाकार, उसमें जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ ऐसे पट्टी की फॉर्म में व्यवस्थित हो जाते हैं। किसकी फॉर्म में व्यवस्थित हो जाएंगे? पट्टी की फॉर्म में। और ये यहाँ आकर एक रिंग सेंट्रियोल में जाके हो जाती है। उसके बाद ये टेल का निर्माण करती है। ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये मेम्ब्रेन यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यू रहेगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तैयार हो गया स्पर्म का डायग्राम। बुक में चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स दिया हो, बिल्कुल सीधा है। एक्रोसोम, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों, सेंट्रोसोम जो कि स्पर्मेटिड, अभी मैं आपको बता दूंगा कौन सी चीज किस में मॉडिफाइड हुई। दोनों सेंट्रियोल, ये प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल, उसके बाद ये एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ पट्टी जो पाई जा रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया की पट्टी है। ठीक है, उसके बाद इसको आप खाली नहीं छोड़ोगे, इस तरह से डॉट 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 करके बनाओगे, जो कि उस कोशिका में पाया जाने वाला, स्पर्मेटिड में पाया जाने वाला जीव है। और ये रिंग सेंट्रियोल का नाम से जानी जाती है। इसके बाद एक्सियल फिलामेंट नहीं, एक्सियल फिलामेंट यही खत्म हो जाता है, ये फिर टेल के रूप में, पूरी ये क्या है? टेल के रूप में। तो इस प्रकार से इसके 3 भाग हो गए। स्पर्म के कितने पार्ट हो गए? 3। एक हो गया हेड, ठीक है, दूसरा हो गया नेक कह सकते हो आप, या और करके लिख लो मिडल पीस। क्या नाम दोगे? मिडिल पीस। और इसके बाद वाली जो संरचना है यहां से लेके और यहां तक की, दैट इज नोन एज टेल। किस नाम से जानेंगे? पूंछ। तो 3 भाग हो गए, एक इसका सिर, एक इसका मध्य भाग या इसकी गर्दन, और तीसरा हो गया इसका टेल। अब किस पार्ट का क्या क्या काम है वो आपको आना चाहिए। संरचना तो ऐसे हो जाएगी, उसके बाद इसमें आप ऐसे करके डॉट डॉट करके इसका साइटोप्लाज्म बनाए। खानी नहीं छोड़ना है इसको, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म सब जगह पाया जाएगा। क्लियर? अब देखिए,
एक्रोसोम किससे बना? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के मॉडिफिकेशन से। न्यूक्लियस मॉडिफाइड होकर और ऐसे रोम्बल थोड़ा चतुष्कोणीय से हो जाता है और इसमें क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन मटेरियल दिखाई देगा जो कि जाल के रूप में दिखेगा। बाकी और जितना भी एक्सेस मटेरियल था वो निकाल दिया जाता है, उससे एक्सप्लाइड आउट कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? ताकि इसका वजन कम रहे, वजन कम रहेगा तो इसका मूवमेंट आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद आप ये ध्यान रखोगे कि केंद्रक की जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के पास है उसमें एक खांच, ऊपर की उभरती हुई खांच बनानी है, उसमें वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल धसी हुई पाई जाएगी। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के 90 डिग्री पे सीधी वर्टिकल खड़ी हुई एक डिस्टल सेंट्रियोल होगी। डिस्टल सेंट्रियोल से एक ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी एक्सियल फिलामेंट की, अक्षीय तंतुओं की। वो अक्षीय तंतुओं के चारों तरफ लिपटी हुई माइटोकॉन्ड्रिया की एक पट्टी पाई जाती है जो कि स्पर्मेटिड के साइटोप्लाज्म में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो सारे यहाँ पर आके, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर एक रिंग सेंट्रियोल पाई जाती है और टेल। क्लियर? अब एक्रोसोम, इसका नाम लिख लीजिए आप, दैट इज एक्रोसोम। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, जो कि डीएनए का बना हुआ है। उसके बाद ऊपर वाली सेंट्रियोल का आप नाम दोगे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब निकटस्थ, और जो ऐसे आरडी है उसको प्रॉक्सिमल, और जो खड़ी सेंट्रियोल है उसको नाम दोगे आप डिस्टल। डिस्टल का मतलब दूरस्थ। अपनी बात हुई थी जो नजदीक है किसके? केंद्रक के, उसको बोलेंगे निकटस्थ, और जो दूर है उसको दूरस्थ। दूरस्थ सेंट्रियोल से नीचे एक दागों का पूरा गुच्छा निकल रहा है, फिलामेंट्स का एक पूरा गुच्छा निकल रहा है, दैट इज एक्सियल फिलामेंट, अक्षीय तंतु। अक्षीय तंतु का मतलब वो तंतु जो किसी चीज का अक्ष बनाने का काम कर रहे हैं, धुरी का काम कर रहे हैं, और उस किसका धुरी बन रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो पट्टी है, तो इनको क्या कहेंगे आप? माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियल सीथ। माइटोकॉन्ड्रियल सीथ, और उसके बाद ये टेल, और ये रिंग सेंट्रियोल, रिंग सेंट्रियोल। ठीक है, ये मोटे मोटे नाम हो जाएंगे। आप चाहो तो इसको यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इस एक्रोसोम में जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको नाम देंगे एक्रोसोमल फ्लूइड, एक्रोसोमल फ्लूइड या एक्रोसोमल द्रव्य, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। इस एक्रोसोमल फ्लूइड का स्पर्म में बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए इसका नाम आपको लिखना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई। एक्रोसोम, न्यूक्लियस, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, एक्सियल फिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रियल सीथ, मिडिल पीस और टेल। टेल जो होती है ऐसे इस माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी मिलती है उसकी हेल्प से ये टेल वैसे वैसे वाइब्रेट करती है, और इसके वाइब्रेशन की वजह से इसको मूवमेंट मिलता है। तो ये स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, मोटाइल हो जाता है। अब इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर जो कि स्पर्मेटिड वाले कहलाती है, इससे ये संरचना बनती है। तो ये स्पर्मेटिड से स्पर्म में चेंज होने की जो प्रक्रिया है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या क्या मॉडिफिकेशन आया? इसका गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम में चेंज हो गया, इसका न्यूक्लियस जिसमें एक्सेस वाटर और मिनरल जितने भी थे उनको बाहर निकाल दिया, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल कैरी करके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। न्यूक्लियस के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर है ना, न्यूक्लियस के पास एक डॉट सी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो सेंट्रोसोम होती है। ठीक है ना, तारक काय बोलेंगे। इस तारक काय में विभाजन होता है, विभाजन होकर दो सेंट्रियोल का निर्माण करती है। ठीक है ना, दो सेंट्रियोल जो निर्माण करेगी उनमें से एक न्यूक्लियस के पास हो जाएगी और जिसकी पोजीशन ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगी उसको बोलेंगे निकटस्थ, और एक इसके वर्टिकल रहेगी 90 डिग्री पे, उसको बोलेंगे दूरस्थ। दूरस्थ से जो फिलामेंट निकलते हैं एक्सियल फिलामेंट, वो माइटोकॉन्ड्रियल सीथ को आधार प्रदान करेंगे और उसका मध्य भाग बनाने का काम करेंगे। ठीक है ना, तो ये नेक और ये मिडिल पीस और ये टेल। ठीक है ना, नेक, मिडिल पीस और टेल, इस प्रकार यहां से यहां तक की लेके ये टेल। तो ये एक शुक्राणु की संरचना है। अब एक्रोसोम सबसे आगे कौन रहेगा? एक्रोसोम। एक्रोसोम जैसे ही ओवम की स्ट्रक्चर हो या ओवम को जाकर टकराता है, इसका जो ये फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड उसकी दीवार को या उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको, इसमें एक्रोसोमल जो फ्लूइड पाया जाता है वो एक प्रकार का एंजाइम है, और उस एंजाइम का नाम क्या है?
हाइलुरोनाइडेज। क्या नाम है? हाइलुरोनाइडेज, या इसको नाम देते हैं अपन एक्रोसोमल फ्लूइड। ये हाइलुरोनाइडेज जो होता है ये किसका पाचन करेगा? हाइलुरोनिक एसिड का। और वो हाइलुरोनिक एसिड अंडाणु की दीवार की कोशिकाओं को आपस में बांधने का काम करता है। तो उन कोशिकाओं को आपस में बांधने का काम करने वाला जो फ्लूइड है उसी को वो डाइजेस्ट कर देगा। कौन? हाइलुरोनाइडेज डाइजेस्ट कर देगा, उस जगह से खुल जाएगी और इसको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका काम हो गया एक्रोसोम का, ये पेनिट्रेशन का काम करता है, एंट्री दे देगा। न्यूक्लियस अपना जेनेटिक मेटेरियल यहाँ से किसको ट्रांसफर कर देगा? ओवम को, और वहाँ जाके वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है टेल का काम, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रदान करेंगे जो वहाँ से मूव करेंगे, जहाँ भी इसकी पोजीशन रहेगी या जो भी साइट रहेगी उससे ओवम तक ले जाने का काम कौन करेगा? टेल। और उनको माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? ऊर्जा प्रदान कर देंगे। अब बची कौन? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जब भी ये न्यूक्लियस एंटर करता है ये यहाँ से टूटता है, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इस न्यूक्लियस के साथ साथ फर्टिलाइजेशन के दौरान अंडाणु में प्रवेश करती है। ये केंद्रक अंडाणु के केंद्रक के साथ मिलकर और जाइगोट बनाने का काम कर या जाइगोट का केंद्र बनाने का काम करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का वहाँ क्या काम है? एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल करती है। जब जाइगोट का निर्माण हो जाएगा उसके बाद जाइगोट की अगली जो स्टेज आएगी विदलन या विदलन विभाजन। विदलन विभाजन अगर नहीं होगा तो वो जाइगोट अवस्था में ही पड़ा रहेगा और आगे भ्रूण का निर्माण ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जाइगोट का निर्माण होता है, जैसे ही जाइगोट बनता है, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल या निकटस्थ केंद्रिकाई है जो उसको कहती है कि अब आप विभाजित हो जाइए। मीन्स इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज डिवीजन इज डिपेंड ऑन द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होती है वो ही क्लीवेज डिवीजन को स्टार्ट करने का काम करती है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो सबका अपना अपना रोल है। ये स्पर्म को ओवम के अंदर एंट्री देगा, ये जेनेटिक मटेरियल को या फादर के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं या उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करेगा। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्लीवेज डिवीजन को स्टार्ट करने का काम करेगी फर्टिलाइजेशन के बाद। डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलता है, वो एक्सियल फिलामेंट मध्य भाग को आधार प्रदान करता है, उसको चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे, माइटोकॉन्ड्रिया की पट्टी लिपटी हुई होती है। वो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उस ऊर्जा की हेल्प से ये टेल वाइब्रेट होती है, इसमें मूवमेंट होते हैं। इस टेल के मूवमेंट की वजह से इस स्पर्म्स को गति मिलती है, इस स्पर्म को गति मिलती है, इसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। ठीक है ना? तो कुछ नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। इसका अपना काम है, इसका अपना काम है। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मॉडिफिकेशन है, आपने पढ़ा होगा सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स होती है, वो लाइसोसोम बनाने का भी काम करती है। और लाइसोसोम का काम क्या है? उसको आप सुसाइडल बैग के नाम से जानते हो ना? क्यों? क्योंकि उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तीनों, कार्बोहाइड्रेटेज, प्रोटीएज और एमाइलेज, वो तीनों पाए जाते हैं। तो वो कहाँ से बन रहा है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। तो जो एक्रोसोम बना है ये किससे बना है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना तो डेफिनेटली इसमें कोई न कोई एंजाइम है, और वो क्या है? हाइलुरोनाइडेज। और ये क्या करेगा? एग के ऊपर पाए जाने वाले हाइलुरोनिक अम्ल को पचा देगा और उसमें वहाँ पर छेद कर देगा। उसके बाद ये डीएनए को जो फादर से आए हैं कैरेक्टर उनको नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाना है। ये क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट करेगी, ये एक्सियल फिलामेंट उत्पन्न करती है जो इस आधार भाग प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करेंगे जो इस टेल को मूवमेंट देंगे। तो इस प्रकार से सबके अपने अपने काम है। ठीक है ना? अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। थैंक यू।